खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है कि हम डॉक्टर इश्तियाक अहमद को सिर्फ़ इश्तियाक अहमद के लेंस से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम इश्तियाक साहब के बचपन और उनके मास्टर्स तक की तमाम ज़िंदगी के बारे में बात कर चुके। अब ज़रा इश्तियाक साहब से कुछ इंटेलेक्चुअल लेकिन ज़िंदगी के ही सवाल करने की कोशिश करते हैं। इश्तियाक साहब, आपने पहले हिस्से में हमें बताया था कि आप कभी भी मज़हबी नहीं थे और आप अभी भी ये कहते हैं कि आप मज़हबी नहीं हैं। ऐसा क्यों? नहीं, मैंने बताया आपको, आई वॉज फैसिनेटेड बाई सूफीज्म एंड बाई इस्लाम ऑल्सो हुँ, हुँ। एट माई फॉर्मेटिव फेस। लेकिन शायद मेरा जहन बड़ा क्वेश्चनिंग किस्म का था, इंक्विजिटिव था। आई वॉज अ सर्चर आफ्टर नॉलेज। मसलन मैं बचपन में ही अपने वालिद से साहब के साथ हमारी बैठक लगती थी। मैं उनके साथ जाके उनके हम उम्र दोस्तों के साथ बैठ के उनकी बातें सुनता था। तो उसे कहा जाता है प्रीकोशस, कि आप अपनी उम्र से ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं। तो जब मार्क्सिज्म मेरी जिंदगी में आया तो मुझे वो जवाब मिल गए कि मटेरियल कॉजेज ही होती हैं जिनकी वजह से सोसाइटीज के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस होते हैं। और मजहब जो है, जो अब अगर आप मुझसे पूछें तो मजहब के जो बड़े बड़े फाउंडर्स हैं वो अपने दौर के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, जो जिन्होंने वही कोशिश की जो आज भी हो रही है। वाई, हाउ डिड दिस यूनिवर्स केम इनटू बीइंग? इज देयर एन अल्टीमेट एंड? एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर वी ऑन अर्थ? जब साइंस आई तो साइंस ने पूरा देखे ना, जो कुरान शरीफ के अंदर और बाइबल के अंदर जो थियरी है, 7 6 डेज 8 डेज की क्रिएशनिज्म, और कि ये पेयर्स बनाए गए जो, हाँ, वो क्या कहते हैं, पैराडाइज गार्डन ऑफ ईडन में से ईवा और ये निकल गया सारी, है ना। दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग हाउ इट ऑल स्टार्टेड। लेकिन अगर आप डार्विन को फिर पढ़ें और आप देखें कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन ने जिस तरह फिजिक्स को दुनिया को समझाया, तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि दुनिया की अपनी ओरिजिन, यूनिवर्स का अपना जो है वो तो कुछ और है। तो यू कांट से कि दोनों ही सही हो सकते हैं। So I would rather say that the ultimate principles and origins we may not know, but science provides answers which are verifiable. इसलिए मजहब को आप एक इंटेलेक्चुअल हेरिटेज तो आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर देखें ना, हर मजहब के अंदर कहीं पे कट ऑफ पॉइंट तो है ना इंसानियत का। मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। आई बिलीव इन द ह्यूमन काइंड बीइंग वन फैमिली। उसकी कई एथनिसिटीज हैं, उसकी कई सो कॉल, अब तो रेसिस तो अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं होता। एंड वी ऑल नो, वेदर वी लाइक इट और नॉट, द ओरिजिन ऑफ मैन और द होमो सेपियंस इज फ्रॉम अफ्रीका। ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। एन अफ्रीकन मदर और दो तीन, वहां से हम सारे ही ओरिजिनेट किए हैं। उसमें से बड़े लोग भी वहां से आए, बादशाह भी उसी नस्ल से हैं, फकीर भी वहां से हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो कंपोजिशन है बायोलॉजिकल वो एक ही है। तो अगर इंसानियत एक है तो फिर ह्यूमनिज्म इज द रिलीजन विच एम्ब्रेसेस एवरीवन। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। जी। तो फिर आपकी बात से मैं ये इन्फर कर लूँ, और अगर आप इस सवाल का जवाब ना देना चाहें तो आप मना कर दीजिएगा, कि तमाम मज़ाहिब फिर जो क्लेम करते हैं कि वो अल्टीमेटली और खुदा की तरफ से आए हैं, वो गलत क्लेम करते हैं? मैं ये कह सकता हूं कि वो क्लेम करते हैं, बट देयर क्लेम्स आर नॉट वेरीफाइबल, एंड सिंस दे आर नॉट वेरीफाइबल दे आर बेस्ड ऑन फेथ। Those people who think that faith is the denominator of the truth, उनके लिए वो ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि आई विल बिलीव ओनली दैट विच इज वेरीफाइबल एंड एक्सप्लेनेबल इन अ साइंटिफिक मैनर, वो दूसरी पोजीशन ले लेते हैं। ऐसे मुझे देखना चाहिए।
इश्तियाक साहब, खुदा से कोई रिश्ता है या खुदा की मैं ये नहीं कह रहा कि आप मानते हैं या नहीं, कोई रिश्ता है, कुछ इस तरह का मामला है? मैं बता रहा हूँ कि व्हेनेवर आई एम इन द एयर, हाँ जी, तो वहां मैं कहता हूँ इफ देयर इज अ गॉड नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू टेक ओवर, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और एक दफा हम पूरा हमारा पॉलिटिकल साइंस का और हिस्टोरियंस पाकिस्तानी दिल्ली गए हुए थे एक हम्म। कॉन्फ्रेंस पे। तो व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, तो जब ये लाहौर में लैंड करने लगा तो वो क्या कहते हैं यार, हेल स्टॉर्म शुरू हो गया। जी। अच्छा, हेल स्टॉर्म वाज सो कंप्लीट, और हमारे जो पायलट हैं वो लैंड कर रहे थे कि अगर वो लैंड कर जाते तो जहाज जमीन पे इट वुड हैव बर्स्ट इनटू आई थिंक मिलियंस ऑफ पीसेस। तो ही रियलाइज्ड एट द वेरी लास्ट मोमेंट, और उन्होंने फिर पूरी जो पावर्स होती हैं इंजन की वो लगा दी, और जहाज लैंड करने से ये नीचे नजर आ रहा था, इट लिफ्टेड। अच्छा, आप देखें पैसेंजर प्लेन जो है वो इस तरह क्या कहते हैं 90 डिग्री पे नहीं होता ही है कि इंजन फेल हो जाते हैं, इतनी पावर ही नहीं होती, एंड देयर इज अ क्रैश। दैट डे इट डिडंट क्रैश। तो मुझे याद है कि जहाज जब ऊपर चढ़ा, और वो फिर एक और कॉम्प्लिकेशन हो गई, इट केम इनटू व्हाट इज नोन एज, वो होता है गैप्स होते हैं एयर में, क्या कहते हैं यार उसे? वैक्यूम। नहीं, कुछ है एटमॉस्फेयर के अंदर जहां पे हवा नहीं होती, वो नो होल सा आइडिया। होता है, नो आइडिया। उसमें फिर जहाज गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जब जहाज गिरना शुरू हो गया, काफी सेकंड तक गिरता रहा, फिर तो दोबारा नीचे आ रहा था, तो पीछे लोग आयतल कुर्सी पढ़ रहे। मैं और प्रोफेसर मोहम्मद वसीम और प्रोफेसर सजाद सजाद मुनीर, क्या नाम है उनका, वो भी मेरे टीचर रहे हैं बाय द वे, आज उनका भी जिक्र हो गया है। मैं उनका डायरेक्ट स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए ही हूँ, उनका भी जिक्र करना चाहिए, इट्स गुड, याद याद करा दिया है। तो हमने तीनों ने हाथ एक दूसरे पड़े हुए थे, दिल में कौन आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था आई डोंट नो, तो लेट मी नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। हाँ जी, तो गॉड के साथ रिश्ता यही है कि इफ देर इज अ गॉड, मुझे अब्बाई ने क्या कि बात सुनो, मरने के बाद अगर खुदा निकल आया तो तुम्हारा क्या बनेगा? मैंने कहा जी देखेंगे तब, एंड आई विल एक्सप्लेन कि अगर तुम वाकई क्रिएटर हो सारी दुनिया के, तो व्हाई डू मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन स्टार्व टू डेथ? मेरी औलाद मैंने जो पैदा की है, अगर उसको दुख में हो तो आई वुड डू एवरीथिंग टू हेल्प देम। तो ये इतना जुल्म क्यों हुआ? हाँ जी, व्हाई वाज देयर अ हॉलोकॉस्ट? व्हाई वाज दिस incident of Karbala, and so many cases of gross use of brutality against helpless people? Where is God in such situations? And if God is testing everyone, then that's a very strange test for me. समझ गए आप? थैंक यू। आपने Which is आपने not to say that I don't, I'm saying if there is a God, then I don't understand him. जी। ये कह सकते हैं आप, जी। आपने ठीक है अच्छा ना? आपने अच्छा किया कि टेस्टिंग की बात कर दी, बिकॉज़ मैं यही कहने वाला था कि दूसरी तरफ से ये पॉइंट आता है, बट आपने उस पे भी क्लियर कर दिया। इश्तियाक साहब, मास्टर्स के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रही? स्वीडन कैसे आना हुआ? देखिए, मास्टर्स के बाद आई वाज फॉर अ ईयर एंड अ हाफ टीचिंग एट गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, हुँ। पॉलिटिकल साइंस। वहां पे क्या हुआ कि फरवरी 1972 में आई वेंट देयर, और पिंडी में मैं शायद पहली दफा गया था, एक दफा हम गए थे मरी, तो वहां से गुजर के गए थे, बट नो अदर केस। तो मेरे लिए वो बिल्कुल एक नया शहर था। लेकिन मुझे लेके गए थे प्रोफेसर क्या नाम था उनका, मसूद अहमद, ख्वाजा मसूद अहमद। उनकी भी बड़े मेरे पे प्यार मोहब्बत थी, बड़े अच्छे आदमी थे वो, कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने। हुँ। खालिद महमूद जो मेरे प्रोफेसर थे, जो कम्युनिस्ट थे, वो उनके स्टूडेंट थे एट वन पॉइंट, तो वो मेरे दादा प्रोफेसर बने ना जी। जी। तो वो मुझे लेके गए थे गॉर्डन कॉलेज में। अप्रैल में वहां पे हुआ ये
होम एग्जाम, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्जाम होम होते थे, जी सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर के एग्जाम जो हैं वो यूनिवर्सिटीज और बोर्ड लिया करता था, ठीक है। मुझे और एक होते थे मेरी उम्र के यंग, वी वर यंग पीपल, वहीद मिर्जा साहब प्रोफेसर, उनको उन्होंने एक ये हॉल दे दिया। अब हुआ क्या कि वहां पे एक बड़ा हट्टा कट्टा मुस्टंडा किस्म का लड़का आके तो बिल्कुल मेरी नाक के नीचे बैठ गया, और एक तो वो गाता जाए एग्जाम के दौरान, दूसरा उसने किताब खोल के तो कॉपी शुरू कर दी। नाउ आई थॉट कि अगर ये किसी कोने में बैठा होता तो इसका साइज देख के शायद मैं अपनी नाक आंख बचा लेता, बट ये सारे बच्चे जो इतनी मेहनत करके आए हैं, आई कांट लेट दिस हैपन। तो मैंने उससे उसकी किताब उसके हाथ से छीन ली। ही वेंट आउट, तो वो गुंडे लेके आ गया। वो जो गुंडे लेके आया वो फॉर्चुनेटली लेफ्ट के गुंडे थे, वहां पे दो ग्रुप थे। जी दूसरा ग्रुप जो था राइट का, उसका लीडर था ये शेख रशीद जो आपका होम मिनिस्टर है। ये दूसरा ग्रुप आया। जब पता लगा कि ये तो हमारे लेफ्ट के प्रोफेसर आए हुए हैं, तो देन वो बात आगे पीछे हो गई। लेकिन मैंने कहा कि यार अभी तो मेरी ना शादी हुई है ना बच्चे हुए हैं, कैन आई लीड अ लाइफ इन पाकिस्तान के चीटिंग हो ये हो और मैं उसको होने दूं सिर्फ किसी डर की वजह से? वुड आई लाइक टू लिव सच अ लाइफ? आई थॉट कि मैं बड़ी पसंद से आया था। आप देखें, ऑल दो मिडिल क्लास, मैंने सीएसएस का इम्तिहान नहीं था दिया। ये एक लेफ्टिस्ट होने की वजह से मेरा था कि मैं एक इनकलाब की तरफ जाएंगे और गुर्बत और इस्तेसाल को ख़त्म करेंगे, तो स्टेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बाद में मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को कहा, नेवर फॉलो मी, आप जहां पे भी जाएं विथ अथॉरिटी यू कैन डू गुड इफ यू वांट टू, तो नेवर डू व्हाट आई हैव डन। हाँ जी। जी तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं स्टडी सर्कल लिया करता था वहां पे ये लेफ्टिस्ट लोगों का, और वहां पे एक होते थे लेबर लीडर बाबा रिफत। उनको दिन दिहाड़े मरी रोड से उठा के ये ले गए ये इंटेलिजेंस के लोग, और उनके ऊपर इंटेरोगेशन की, पता नहीं तशद्दुद भी किया या वटेवर। तो हमारे एक दोस्त होते थे कॉमरेड जहीर रिजवी, वो उनने मिलने गए। तो जहीर रिजवी को उन्होंने कहा कि ये इश्तियाक को कह दो कि मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि ये नया प्रोफेसर कौन आया है, बड़ी अंग्रेजी बोलता है, ही इज द वन वी आर ब्रिंगिंग नेक्स्ट इन आफ्टर यू, तो इश्तियाक को यहाँ से गायब हो जाए। दिस वॉज मई 1973। तो अभी 3 हफ्ते थे कि कॉलेज समर हॉलीडेज के लिए बंद होने थे। 3 हफ्ते तो मैंने पूरा पढ़ाया। एंड देन आई केम टू लाहौर। बाई चांस माई ब्रदर हु वॉज लिविंग इन स्वीडन ही विजिटेड पाकिस्तान। तो मेरी वालदा ने उसे कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ, जवानी में तुम्हारा बाप जेल में जाता रहा, अब आई एम एन ओल्ड वोमन, आई विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू दिस पेन अगेन अगर इसको भी जेलों का सिलसिला शुरू हो जाए। सो दैट्स हाउ आई केम टू स्वीडन। स्वीडन में मेरा ख्याल था कि मैं थोड़ी देर तक रहूंगा, देन आई विल कम बैक टू पाकिस्तान। लेकिन वहां पे मेरे भाई के दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारी डिग्रीज इतनी अच्छी हैं, गो एंड सो योर, यहाँ पे तुम पीएचडी के लिए अप्लाई करो। तो जब मैंने उन्हें जाके दिखाया, उन्होंने कहा वी गिव यू एडमिशन इनटू पीएचडी, और 1 साल तुम स्वीडिश भी सीखो ये वो, एंड देन वी विल गिव यू स्कॉलरशिप। फिर स्कॉलरशिप आ गई। जब मैंने पीएचडी कर ली तो मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाऊं, तो मेरे दोस्तों ने कहा तुम पागल हो, ये तो जिया का दौर है अभी, यहाँ डोंट कम, यहाँ पे हमारा सत्यानाश हो गया है, इफ यू कम बैक तुम्हारा तो कुछ नहीं बनेगा, तुम्हें अंदर कर देंगे। एंड देन दैट्स हाउ आई स्टेड ऑन इन स्वीडन। और फिर वहीं पे आपने यहीं पे पढ़ाया क्योंकि आप प्रोफेसर बने, आप प्रोफेसर जी, प्रोफेसर आई बने। स्टार्टेड एज, शुरू में पीएचडी के बाद मेरी पीएचडी का थीसिस सुन लें, जी द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट एंड एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान। ये जिसमें मैंने राइट से लेके लेफ्ट का एक स्पेक्ट्रम बनाया,
और प्लेस किया 9 पोजीशंस को। राइट के ऊपर जो पोजीशन बनती है, राइट ये बनता है ना, जी। राइट की पोजीशन जो है एक, वो है कि इस्लाम के अंदर हर चीज मुकम्मल है, कानून भी हर चीज के लिए वर्कड आउट है। इस्लामिक स्टेट या पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करना ऑनेस्टली। ये एक जस्टिस केक हाउस होते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी इस्लाह पाकिस्तान, ये उनकी पोजीशन थी। उसके साथ ही एक पोजीशन थी मौलाना मौदूदी की, उसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ अनऑक्यूपाइड एरियाज, थियो डेमोक्रेसी, के जिन बातों पे कुरान शरीफ और हदीस क्लियर है वो तो आपको बगैर क्वेश्चन किए इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन जहां कुरान चुप है आप कियास के जरिए, इज्तिहाद के जरिए वहां पे नई लॉज बना सकते हैं। इस तरह करते करते मैंने आखिर के लेफ्ट के ऊपर जस्टिस मुनीर की पोजीशन दी। वो एक हदीस को कोट करते थे जो रसूलुल्लाह ने कहा था कि व्हेन आई टेल यू समथिंग अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देन फॉलो मी, बट व्हेन आई टेल यू अबाउट दिस वर्ल्ड देन आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने कहा कि जी यहां से साबित होता है कि कुरान इस्लाम के अंदर सेकुलरिज्म है, स्पिरिचुअली आप इस्लाम को, कुरान को, हदीस को फॉलो करें, लेकिन स्टेट के मामले में आप सेकुलर स्टेट बना सकते हैं। तो वो मेरा डॉक्टरल थीसिस था जो उस जमाने में इंटरनेशनली भी पब्लिश हुआ। लंदन से फ्रांसिस पिंटर ने, अमेरिका से सेंट मार्टिन प्रेस ने पब्लिश किया, और लाहौर से वैनगार्ड बुक्स ने इसको पब्लिश किया। उसके बाद आई स्टार्टेड फर्स्ट, जो सब वहां पे करते हैं कि कुछ घंटों की टीचिंग, वो भी आपको मैं आज बता दूं माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। बात यह है कि द फर्स्ट टाइम आई हैड टू टीच अ क्लास, इट वाज एन इवनिंग क्लास, और वो पढ़ाना मुझे सारा स्वीडिश में था। एंड आई डिडंट नो कि 3 घंटे की क्लास है यार, विल आई बी एबल टू मैनेज स्वीडिश के अंदर। तो मुझे याद है कि व्हेन आई वाज कमिंग टू द क्लासरूम, मेरा दिल करता था कि जमीन खुल जाए और मैं उसके अंदर चला जाऊं। I did not want to take the risk of standing in front of these Swedes, speaking in their language and making a fool of myself. खैर मैं जब वहां पे चला गया तो I started speaking and I was in a daze. I don't remember what I said, but let me pay a compliment to the Swedes. किसी ने मुझे हैरेस नहीं किया। मुझे याद है एफसी कॉलेज में, स्कूल में, जो टीचर जरा कमजोर हो उसका तो सत्यानाश लोग कर देते थे, हाँ जी। बट हेयर दे मस्ट हैव थॉट कि ये एक फॉरेनर है, किस तरह इसने मेहनत करके पीएचडी की है, तो इसकी जैसी भी स्वीडिश है, अगर ये सब्जेक्ट जानता है तो लेट्स टॉलरेट हिम। सो द फर्स्ट 3 hours वेंट विदाउट एनी नास्टी इंसिडेंट। उसमें 15 मिनट की ब्रेक भी शायद होती थी। कुछ लोगों ने आके मुझे बैकअप भी किया। द नेक्स्ट डे आई वाज कंप्लीटली फ्री। जैसी भी मेरी स्वीडिश थी, आई न्यू माई सब्जेक्ट, आई वॉज टीचिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो अगर आप सब्जेक्ट जानते हैं, आपकी वोकेबलरी लिमिटेड है, एज ए टीचर यू फील हैंडीकैप्ड, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में तो जुबान ही आपकी चीज है ना। लेकिन मुझे स्वीडिश सोसाइटी की जो है एक उस जमाने की ओपननेस और एक सिंपैथी फॉर द थर्ड वर्ल्ड कह लें आप, फॉरेनर के लिए, उसका मुझे आज आपने मौका दिया है। आई वॉन्ट टू रिमेंबर दैट। किसी ने मुझे एक दिन भी कभी तंग नहीं किया। 1995 में जब हमने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि जो टीचर्स स्वीडिश में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश में, दे कैन डू इट। सो इन 1995 आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल माय कोर्सेज इन इंग्लिश एंड देन आई वाज ऑन टॉप। लेकिन फ्रॉम 87 to 95 I had to do it in Swedish, and I was always cursing myself for not having enough words to tell the story, but the Swedes never made a point of it. तो ये एक सोसाइटी की स्ट्रेंथ भी तो है ना। वरना मुझे अच्छी तरह याद है
हमारे कुछ टीचर बेचारे किसी का नाम बुलबुल, किसी का कुछ डाल देते थे, क्योंकि वो बेचारे दे वर नॉट वेरी गुड। जी। कोई उनकी कमजोरी होती थी तो ये कैट कॉलिंग होती है। हमारे यहाँ कमजोरी को कोई नहीं बख्शता। स्वीडन के अंदर उन्होंने मेरी कमजोरी को एक्सप्लॉइट नहीं किया है। ये भी बहुत बड़ा एक, आज आपने मौका दिया है तो ये सब चीजें याद आ रही। बहुत शुक्रिया। इसीलिए आई से यू आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इंटरव्यूअर, यू मेक मी से थिंग्स आई हैव नेवर डन अदरवाइज। बहुत शुक्रिया। इश्तियाक साहब, बेहद बेहद मोहब्बत आपकी। एक चीज़ मुझे और बताइए, आपने ये बताया कि ज़िया साहब का दौर था, उससे पहले भुट्टो साहब दौर था, लेकिन उसमें आपके साथ ही जो यूनिवर्सिटी में मामला होता रहा, उससे पहले भी हम देखते हैं, अब ज़रा मैं इसे सियासत से कनेक्ट करूँगा, कि भुट्टो साहब को फांसी हो जाती है, उससे पहले आँख खोलो तो कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता है, आँख बंद करो तो कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता है। अभी भी जो मुल्क में हो रहा है, हम उससे क्या कह सकते हैं? तारीख जानने वाले जानते हैं कि तारीख खुद को दोहरा रही है। ये हमारे मुल्क में तारीख खुद को इतना क्यों दोहराती है? हमारा जो इंस्पिरेशन, वो मैं कहता हूँ हमारी है औरंगजेब डेमोक्रेसी। मैं तो रूल कर रहा हूं, मेरे सारे भाई एंड द रेस्ट आई विल एलिमिनेट। और यही ऑपोजिशन का है कि इसको जब जब कोशिश करो इसको ब्रिंग हिम डाउन। कभी किसी एक हुकूमत को इन्होंने सरवाइव नहीं होने दिया। लेग पुलिंग, ये वो, और जो लोग हुकूमत में आए उन्होंने पावर को अब्यूज भी किया। यानी भुट्टो साहब ने कई पॉजिटिव रिफॉर्म्स भी किए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को मार भी पड़वाई, जैसे जे रहीम को। जी, जी। और ये यार, ये कोई जवाहरलाल नेहरू ने ये कभी नहीं किया। हालांकि उसके खिलाफ जो ये बोलते थे ना, अपना हिंदू महासभा वाले और ये, और उनके अपने सन इन लॉ फिरोज गांधी वुड वाज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ नेहरू। लेकिन ये उन लोगों ने नहीं किया। आई टेल यू, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, लियाकत अली खान से शुरू हो जाता है, और आप देखें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर क्यूम खान ने क्या नहीं किया जी। खुदाई खिदमतगार के साथ। पंजाब के अंदर भी होता रहा। दो ग्रुप होते थे, एक नवाब ममडोड का और एक अपना मियां दौलताना का। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पायर करते रहते थे। सिंध के अंदर जीएम सैयद वर्सेस वो अली मोहम्मद राश्दी और ये बाकी जो हैं। हमारी फैक्शनलिज्म जो है वो हर स्टेज पे चली, और फिर बाद के अंदर एमक्यूएम बन गई एज द फिफ्थ नेशन। तो हमारी तो हरकतें जो है वो कभी एक पॉलिटिकल कॉम के तौर पे नहीं साबित हो सकी। इसीलिए मैं पार्टीशन को कोई इतना बहुत बड़ा कमाल मुसलमानों के लिए नहीं समझता। जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका बहुत बड़ा हिस्सा होता। खैर, अब इस स्टोरी को जी, 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 जी। मैं और बहुत जी, कह चुका हूं पहले। और ये जो पिंडी वाले कभी न्यूट्रल हो जाते हैं और फिर कभी अपनी न्यूट्रलिटी खत्म कर देते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप हमारी तारीख के ज़ाविये से? देखें यार, बात ये है कि जो शुरू की हुकूमतें हैं वो वाइस रीगल सिस्टम पे चली। कायदे आजम ने एज गवर्नर जनरल जब थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की भी वॉइस ले ली थी। पावर जो है अपने दौर में खुद ही एक्सरसाइज की हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मिनिस्टर्स के साथ बैठते थे। तो शुरू से ही हो गया कि हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो भी है, उसके पास ऑटोक्रेटिक पावर्स भी होंगी, और वो एक्सरसाइज भी हुई। मतलब लियाकत अली खान ने कभी इलेक्शन की नहीं करवाए, और जिसने कोई तनकीद की तो कहा ये इंडियन एजेंट है और इस्लाम के खिलाफ है। ये तब से शुरू हुआ है। और उसके बाद तो फिर मलिक गुलाम मोहम्मद जी। और ये ब्यूरोक्रेट्स ने ओपनली वो क्या कहते हैं, म्यूजिकल चेयर शुरू कर दिए ना। आज एक मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो कल कोई और है। फिर जब पहला इलेक्शन होता है तो आपने इलेक्शन के वर्डिक्ट को नहीं माना। फ्री इलेक्शन करवाया जनरल याहिया खान ने, और उसी इलेक्शन ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। यार ये क्या बात है? इलेक्शन हुआ था ना, और एक पार्टी मैंडेट लेके आई थी, उसके पास फ्लोर के ऊपर जो होता है पार्लियामेंट के मेजोरिटी थी, उनको हुकूमत बनाने देते।
अगर आप कहते हैं 6 पॉइंट पाकिस्तान के यूनिटी के खिलाफ थे, तो उसके इलेक्शन जो होती है कमीशन, उसने उसको बैन क्यों नहीं लगाया कि आप इसके ऊपर कैंपेन ही नहीं कर सकते? जब आप कैंपेन करना शुरू कर देते हैं, देन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैस कॉन्शियसनेस, यू कांट ब्रिंग इट बैक। एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आई से दिस, हमारे हिस्टोरियंस को ये बात समझ नहीं आती कि जो आइडिया पब्लिक में आ जाए ना, वो आपका नहीं होता, वो फिर पब्लिक जैसे उसे समझती है वैसे इस्तेमाल होता है। तो ये पाकिस्तान की ट्रेजेडी है। इश्तियाक साहब, इससे क्या जी प्लीज। इसको, मुल्क को तोड़वा देना, हिंदुस्तान को इस्लाम के नाम पे मुसलमान नेशन के लिए तो बहुत बड़ा कमाल है ना जिन्ना साहब का, लेकिन उसको फिर कंसोलिडेट करना, स्टेबलाइज करना, ये फेलियर है, उनसे शुरू होता है, मैं तो ये कहूंगा। इश्तियाक साहब, इस हिस्से का आखिरी सवाल, हमने आपकी बचपन की मोहब्बत की बात तो की थी, लेकिन अब जो आपकी मोहब्बत है, और माशाल्लाह मैं पता नहीं भाभी कह सकता हूँ या नहीं, मुझसे तो उम्र में बहुत बड़ी होंगी, नहीं, आप भाभी कहें, व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया। उनसे किस तरह मुलाकात हुई और ये कैसे समझ आया कि बस ये वो है जिसके साथ रहना असल में यार बात सुनो, अगर आप पूरी सच्ची स्टोरी सुननी तो आई हैड अ नॉर्वेजियन गर्लफ्रेंड ना। तो जब मेरी वालदा आई तो उन्होंने कहा नहीं, या तो इससे शादी करो या वी डोंट, आई कांट एक्सेप्ट दिस। जी। तो देन शी वाज नॉट विलिंग टू लिव विद माय मदर, समझ गए आप? सो दैट एंडेड। अब शादी तो करनी थी, तो ऐसा ही हुआ कि मेरे साथ मेरे एक टर्किश दोस्त थे, शाहीन अल्पाय, जो उन्होंने पीएचडी कर ली थी मुझसे पहले करके, वो वापस चले गए थे, बट वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स व्हाइल ही वाज इन स्वीडन। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि तुम आओ तुर्की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अतातुर्क का तुर्की। तो आई थिंक आई वेंट देयर इन 1981 द फर्स्ट टाइम और सो। तो मुझे तो टर्की बहुत, मैंने कहा अगर मुसलमान मुल्क ऐसे हो जाएं तो हमें यूरोप के साथ जो हम बैकवर्ड हैं, हमें क्या जरूरत है? इस्लाम भी है, लोग अपनी मस्जिद में भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन वो उतने ही आज़ाद हैं, उतने ही मॉडर्न हैं, और लड़कियों को कोई तंग शंग नहीं करता, बहुत रिलैक्स्ड माहौल है। हाँ जी। जी। 19 तो हुआ ये कि जो थी ना उनकी वालदा, शी लाइक मी अ लॉट। उन्होंने कहा तुम मेरे दो बेटे के इतने अजीज दोस्त हो, आई वॉन्ट यू टू हैव अ टर्किश वाइफ। तो ये मजाक में बात हुई। देन आई वेंट अगेन इन 1983 एंड मिलिया एंड हर ब्रदर, जो ये फैमिली है एक और छोटे से शहर की, आइवलिक, जो ब्यूटीफुल है शहर, समुंदर के ऊपर, टर्कोइज वाटर, यू नो, ब्यूटीफुल, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट पार्ट्स ऑफ टर्की। और शाहीन की भी फैमिली वहां से थी। दे वर विजिटिंग समवन इन इस्तांबुल। दे केम, वो होता है ना एक ही शहर के लोग हैं तो उन्हें मिलने आए, वहां पे वी मेट, और वहां पे एक बात शुरू हुई। देन वी वर राइटिंग टू ईच अदर फॉर अ व्हाइल। उनके जो फादर थे वो एक जमाने में बगदाद पैक्ट या सेंटो के जरिए पाकिस्तान की नेवी के साथ उन्होंने नेवल सर्विस की थी। वहां पे है एवरीबॉडी हैज टू सर्व, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सर्व किया था नेवल एक्सरसाइजेस में। सो ही लाइक द पाकिस्तानीज। तो क्योंकि ये एक ही बेटी थी, दो इनके भाई थे, ही वॉज नॉट विलिंग टू लेट हर गो। उन्होंने कहा अगर शादी करनी है तो ये टर्की में रहे। लेकिन मैंने कहा जी जब तक पीएचडी नहीं होती मुझे टर्की में कौन नौकरी देगा। सो एनी हाउ ही वॉज ड्रैगिंग हिज फीट। फिर उन्होंने कहा ये है तो मुसलमान ना। मैंने मैंने कहा मुसलमान। तो फिर हमारी शादी हो गई। दिस वाज ऑन द 9th of March 1984 एंड सिंस देन वी हैव बीन टुगेदर। बहुत अच्छी तो बात दो है। बेटे हैं हमारे, दो बेटे। जी। इस तरह से बस इस हिस्से को यहाँ पे रोकते हैं और इसके बाद फिर हम आखिरी हिस्से की तरफ चलेंगे। इस हिस्से तक, अपनी जिंदगी के इस मरहले तक, अगर आप कुछ कहना चाहें तो हम इसे क्लोज करते हैं।
यार बेहतर ही है ना बुलवाओ शाम, क्योंकि झूठ बोलना तो मेरे बस में नहीं है और हर सच बोलना अक्लमंदी नहीं है। ऐसे ही है, ठीक है ना? ऐसे ही है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे क्लोज फिलहाल करते हैं साहब। यहाँ पे बात खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, बहुत मेहरबानी।